हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। कार्तिक को खुश करने के लिए अपने बेटे की उत्सुकता को देखकर स्टीव ने जल्दी से अपने दराज से अपनी कीमती चाय की पत्तियों को निकाला और जार को अपनी मेज पर रख दिया। चलो उसके लिए कुछ चाय बनाते हैं। ठीक है, स्टेलियन ने उत्साह से मुस्कुराया और चाय की पत्तियों को ले लिया। पिताजी, ये वह है जिसे आप सबसे अधिक संजोते हैं। आप इसे केवल नीले चांद में एक बार पीते हैं। जाओ और चाय बनाओ, हमारे मेहमान को लंबे समय तक इंतजार न कराएं। कार्तिक की ओर मुड़ने से पहले स्टीव ने अपने बेटे को खारिज करते हुए अपना हाथ लहराया। हमें टेरी के साथ क्या करना चाहिए? श्री स्टीव, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये तय करना चाहिए। आपके बेटे ने कहा कि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ केवल सैंड्स कैसीनो के बारे में अधिक जानने के लिए आया हूँ, कार्तिक ने कहा। वह टेरी के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। टेरी ने स्टीव को धोखा देने का जो भी कारण बताया हो, कार्तिक कभी भी गद्दार को माफ नहीं कर सकता। सिम्पसन परिवार के भावी उत्तराधिकारी के रूप में वह गद्दार होने के नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ था। मिस्टर स्टीव, दो को ट्रिस्टन ने मजबूर किया था। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। टेरी जोर से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और भयभीत, क्षमाप्रार्थी भाव से स्टीव को घूरने लगा। ये सोचकर कि शायद मुझे कार्यालय के अंदर आने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बुलाया जाएगा और मैं खुद को बेनकाब करूंगा। क्या यही है? स्टीव ने उस पर गुस्सा किया और दरवाजे पर चिल्लाया, अंदर आओ और टेरी को तुरंत ले जाओ। जल्द ही दो आदमी कार्यालय में घुस आए। इससे पहले जब ट्रिस्टन यहाँ था तो वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे उसके अधीनस्थों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जब वे चले गए थे तो वे आखिरकार टेरी को ले जाने के लिए फिर से प्रकट हुए। उनके जाने के बाद स्टेलियन आया और उसने जो चाय बनाई थी उसे परोसा। स्टीव ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और कार्तिक को एक बार चाय पीने का इशारा किया। मुझे खेद है कि आपको ये देखना पड़ रहा है। कृपया कुछ चाय पिएं। कप को अपनी नाक के पास लाते हुए कार्तिक ने चाय की खुशबू सूंघी और कहा, ये वास्तव में एक अच्छी चाय है। फिर वह एलेना की ओर मुड़ा और कहा, आपको भी एक बार चाय पीनी चाहिए। यह असली काली चाय है। इसकी खुशबू अच्छी है, लेकिन इस चाय को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी थोड़ा कठोर है। आपको अगली बार नर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। ये देखकर कि कार्तिक को चाय के बारे में एक दो बातें पता हैं, स्टीव ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया और अपने सामने बैठे युवक से परिचित होना चाहा। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? आप मुझे कार्तिक कह सकते हैं। कार्तिक ने चाय का एक घूंट लिया और खुशी के भाव के साथ अपने होठों को चटकाया। कितनी अच्छी चाय है। इसकी कीमत शायद बाहर कुछ 100 होगी। इसे परोसने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। चाय बनाने की कला में पारंगत किसी व्यक्ति के साथ चाय पीना जीवन में एक बड़ी खुशी है। स्टीव ने अत्यंत दुर्लभ काली चाय की पत्तियों का जार कार्तिक की ओर बढ़ाया। कार्तिक, मैं इसे तुम्हें उपहार में दूंगा। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये बहुत ज़्यादा है मिस्टर स्टीव। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कार्तिक ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके बाद उसने चाय का कप नीचे रखा और स्टीव को एक हल्की मुस्कान दी। वास्तव में मैं यहाँ आपके साथ सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ मिस्टर स्टीव। सैंड्स प्रोजेक्ट एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर स्थित है। भले ही अब व्यवसाय इतना सा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे निवेश के लायक है। हैरान होकर स्टीव ने एक गहरी सांस छोड़ने से पहले कुछ देर तक कार्तिक को बिना कुछ कहे देखा। तुम भी उससे नहीं डरते, लेकिन अगर तुम उससे डरते हो तो तुम इसे मुझे दे सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख नहीं दूंगा। तुम अपनी कीमत बता सकते हो और अगर कीमत वाजिब होगी तो मैं इसे खरीद लूंगा, कार्तिक ने गंभीर भाव से कहा। मैं सैंड्स प्रोजेक्ट को बहुत चाहता हूँ। हालांकि यह अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि फायरवुल्फ चैम्बर से पहले निपटना होगा। क्या तुम हमारी ज़रूरत के समय में हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने इसे ट्रिस्टन को बेचने से पहले ही मना कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा? इस प्रोजेक्ट की स्थापना मैंने की थी। मैं नहीं चाहता कि यह मेरे हाथों में विफल हो जाए, स्टीव ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मिस्टर स्टीव, आपने मुझे गलत समझा है। मैं अभी उस आदमी जैसा नहीं हूँ। मैं यहाँ केवल आपके साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से आया हूँ। आपके द्वारा मुझे प्रोजेक्ट दिए जाने के बाद भी मैं आपको इसे प्रबंधित करने दूंगा। जहाँ तक फायरवुल्फ चैम्बर की बात है, उनकी चिंता मत करो। मैं इसका ध्यान रखूंगा, कार्तिक ने ईमानदारी से कहा। मैं प्रोजेक्ट पाने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आखिरकार यह एक ऐसा अविश्वसनीय प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा मुनाफा सुनिश्चित करता है। अपने पिता के चेहरे पर गहरी उदासी देखकर स्टेलियन मदद नहीं कर सका और बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि आपको इसे उन्हें दे देना चाहिए। क्या माँ को अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? अगर आप इसे उन्हें बेच देते हैं तो हम आखिरकार माँ के लिए पैसे जुटा पाएंगे।
मुझे पता है कि पिताजी भी हाल ही में प्रोजेक्ट के लिए एक उपयुक्त खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें चिंता है कि प्रोजेक्ट को दूसरे लोग बर्बाद कर सकते हैं। आखिरकार सैंड्स प्रोजेक्ट उनके खून, पसीने और आंसुओं का फल है। उस समय होरिंगटन में मेज गैंग काफ़ी प्रभावशाली हुआ करता था और इसकी नींव सैंड्स प्रोजेक्ट में रखी गई थी। हालांकि वैश्वीकरण की दर बढ़ गई और वे समय के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे, जिसके कारण हाल के वर्षों में युवा ग्राहकों की कमी। इसलिए परियोजना के नेता को बदलने का समय आ गया था। इसके अलावा आजकल के युवा लोग फायरवुल्फ चैम्बर के बार और नाइट क्लबों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके ज़्यादातर व्यवसाय वेश्यावृत्ति और ड्रग डीलिंग में शामिल थे। स्टैलियन की बातें सुनकर कार्तिक ने स्टीड को परियोजना को उसके पास स्थानांतरित करने के लिए राजी करना जारी रखा। अगर श्रीमती मेज बीमार हैं तो उन्हें अपना इलाज जारी रखने के लिए निश्चित रूप से पैसे की ज़रूरत होगी। स्टीड, आपने अपना ज़्यादातर समय अपनी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर खर्च किया होगा और अपने अधीनस्थ टेरी की उपेक्षा की होगी। मैं परियोजना को खरीदने के लिए 1 मिलियन का उपयोग करूंगा। अगर आप सहमत हैं तो मैं अपने सचिव को अभी अनुबंध तैयार करने दूंगा और हम बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा? फिर उसने एलेना की ओर देखा और कहा, सुश्री शनाइडर, स्थानांतरण समझौता तैयार करें। मुझे विश्वास है कि स्टीड एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे। हालांकि एलेना थोड़ी हैरान थी। उसने अपना लैपटॉप निकाला और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। अपनी उच्च कार्यकुशलता के साथ उसने कुछ ही समय में अनुबंध लिखना समाप्त कर दिया और इसे कार्तिक को दे दिया। फिर उसने इसे स्टीड को सौंप दिया और उसे स्थिर दृष्टि से देखा क्योंकि उसे विश्वास था कि वह परियोजना को उसके पास स्थानांतरित कर देगा। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं सैंड्स प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता हूँ? स्टीव ने अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा। 10 मिनट के चिंतन के बाद उसने एक गहरी सांस ली और नर्म पड़ गया। मेरा बेटा भी चाहता है कि वह इसे ले। उसके प्रस्ताव को ठुकराने के लिए मेरे पास और क्या कारण है? इस युवक की दबंग उपस्थिति और क्षमता ने वास्तव में मुझे शर्मिंदा कर दिया। अभी भी सब कुछ संभव है। आखिरकार सैंड्स प्रोजेक्ट अभी भी आपके हाथों में है। जब तक आप इसे लगन से प्रबंधित करते हैं, ये काम करेगा, कार्तिक ने स्टीव से गंभीरता से कहा। मैं अभी इस परियोजना पर अपना ध्यान नहीं लगा सकता, मेरे लिए अन्य काम हैं। कार्तिक सिम्पसन परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए दृढ़ था। मुझे पहले 10 अरब कमाने की जरूरत है। कार्तिक, मुझे लगता है कि आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन हमें आगे के बारे में सोचने की जरूरत है। स्टीव ने क्षमाप्रार्थी स्वर में जारी रखने से पहले रुककर कहा, मैं जानबूझकर कीमत बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक मुश्किल स्थिति में हूं। डार्विन कॉर्पोरेशन भी सैंड्स प्रोजेक्ट में रुचि रखता है। डार्विन कॉर्पोरेशन, जॉर्ज डार्विन की कंपनी, वे इस परियोजना में क्यों रुचि रखते हैं? ये सही है, हालांकि मुझे लगता है कि उनके इरादे आपसे अलग हैं। वे शायद जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं, स्टीव ने सोच समझकर समझाया। अपनी चाय की चुस्की लेते हुए स्टीव ने कहा, कार्तिक, अगर आप इस परियोजना को खरीदना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको डार्विन कॉर्पोरेशन से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि बेचने का फैसला आपके हाथों में है। अगर आप इस परियोजना को बेचने में रुचि रखते हैं तो मुझे यकीन है कि डार्विन कॉर्पोरेशन के साथ सौदा करना मुश्किल नहीं होगा। मैं उनके कॉर्पोरेशन के वारिस से परिचित हूं, कार्तिक ने टिप्पणी की। अचानक कार्तिक को एहसास हुआ कि स्टीव उसके साथ चाल चल रहा है। ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी, मैं अपना प्रस्ताव आधा मिलियन बढ़ा दूंगा, आपको जल्द ही फैसला करना चाहिए। उनके बयान में धमकी जोरदार और स्पष्ट थी। स्टीव जैसे चालाक व्यक्ति का सामना करते हुए कार्तिक ने सोचा कि उसे उसकी जगह पर खड़ा करना जरूरी है। मैं उसे यह सोचने नहीं दे सकता कि वह अभी भी यहाँ का बॉस है। यह तुम, स्टीव ने हार मानने वाली आह भरने से पहले काफी देर तक कार्तिक को घूरा। ठीक है, मैं सैंड्स प्रोजेक्ट तुम्हें बेच दूंगा। वह ये शब्द कहते हुए पीला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही मिनटों के अंतराल में स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो गया था। उसके बाद बाकी सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा। एलेना ने अनुबंध स्टीव को सौंप दिया, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए और सैंड्स प्रोजेक्ट से संबंधित सभी ऋणों की घोषणा की। कार्तिक परियोजना के वित्त के स्टीव के विवेकपूर्ण प्रबंधन से प्रसन्न था। अनुबंधों पर हस्ताक्षर के साथ ही सैंड्स परियोजना आधिकारिक तौर से कार्तिक की हो गई। मिस्टर सिम्पसन, अब से मैं सैंड्स परियोजना का प्रबंधन कैसे करूं? स्टीव ने उत्सुकता से पूछा। सैंड्स परियोजना उसका खून और मांस थी। अगर वह इसके संचालन का प्रबंधन जारी रख सके तो उसे राहत होगी। कार्तिक ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कहा, मुझे याद नहीं है कि अनुबंध में कहीं भी लिखा हो कि मैं इसे प्रबंधित करने के लिए तुम्हें रखूंगा। तुम्हें अभी अभी मुझसे अतिरिक्त 50 लाख मिले हैं, फिर भी तुम इस परियोजना का प्रबंधन क्यों करना चाहते हो? कार्तिक के शब्द से स्टीव का चेहरा उतर गया, उसकी उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी हो गईं। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, स्टीव ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बॉस, मेरे पिताजी, स्टैलियन, क्या तुम मेरे साथ व्यापार करना चाहते हो?
अगर तुम चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षा के लिए पैसे मांगना बंद कर दोगे और तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दोगे, खासकर उन लोगों को जो ईमानदारी से जीवनयापन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें अब से यहाँ की सुरक्षा का प्रभारी बना दूंगा। मैं कुछ लोगों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। कार्तिक ने स्टीव को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वह स्टैलियन को सख्ती से संबोधित कर रहा था। स्टैलियन एक तरह का मूर्ख चरित्र हो सकता है, लेकिन वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर था। स्टैलियन के बिना कार्तिक को होरिंगटन के भूमिगत नेटवर्क में होने वाली घटनाओं के बारे में पता नहीं होता। धन्यवाद बॉस, मैं अब से आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके किसी भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। स्टैलियन उत्साह से मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था जैसे वह कार्तिक के प्रति कृतज्ञता में लगभग झुक सकता है। अच्छा, कार्तिक की सरल स्वीकृति पर स्टैलियन की आंखें जुनून से जल उठीं। सैंड्स प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद कार्तिक और एलेना चले गए। कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे किए अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद मी सिम्पसन। एलेना की कृतज्ञता सच्ची थी। उन्होंने जो करने का लक्ष्य रखा था उसे हासिल कर लिया था और परियोजना का सफल अधिग्रहण तो बस केक पर आइसिंग की तरह था। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है मी लैंगस्टन, और इस सड़क पर उनकी पड़ोसी दुकानों को ऐसा करना चाहिए। कार्तिक को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, सुश्री शनाइडर, क्या हमें हॉरिंगटन फूड स्ट्रीट भी खरीद लेनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है मी सिम्पसन। वह इलाका पुराना और जीर्ण शीर्ण है। इसके बजाय ये घाटे का निवेश बन सकता है। एलेना की नज़र कार्तिक पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, मी सिम्पसन, क्या आप मेरे लिए सड़क खरीद रहे हैं? आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एलेना कार्तिक की सोच से भ्रमित थी। वह मेरे लिए पूरी सड़क कैसे खरीद सकता है? ये बहुत जीर्ण शीर्ण है। सड़क पर स्थित भोजनालयों के बिना कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आता। इस चिकनी सड़क के किनारे स्थित अधिकांश दुकानें जीर्ण शीर्ण हो गई थीं। उनमें से कई खाली हो गई थीं क्योंकि उनके पूर्व निवासी अधिक सुविधाजनक आवास की तलाश में चले गए थे। लैरी और कैंडेस का रेस्तरां ही एलेना के इस सड़क पर आने का एकमात्र कारण था। मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। कार्तिक ने इस विषय पर अधिक समय नहीं बिताया। वह वास्तव में होरिंगटन के हर नुक्कड़ और कोने से परिचित था और वह इस सड़क के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ था। एलेना को घर भेजने के बाद कार्तिक ने टैक्सी चालक को उसे बिजनेस यूनिवर्सिटी ले जाने का निर्देश दिया। यदि चालक अपनी वर्तमान गति से चलता रहा तो वह 11 बजे छात्रावास पहुंच जाएगा। तब तक छात्रावास के द्वार बंद हो जाएंगे। मुझे उस जिद्दी छात्रावास प्रबंधक की चापलूसी करनी होगी। सर, कृपया जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाएं। कार्तिक ने नोटों की एक गड्डी ड्राइवर को थमाई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उसकी नकदी ले ली और फिर गाड़ी तेज कर दी। टैक्सी सड़क पर तेज गति से वाहनों के पीछे से गुजरी। अरे सर, आप सबसे अच्छे हैं। जैसे ही कार्तिक टैक्सी से उतरा, उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी छाती पर हाथ रखा। मतली के बावजूद वह ड्राइवर को अंगूठा दिखाने में कामयाब रहा। कोई बात नहीं दोस्त, कभी भी। चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान के साथ ड्राइवर ने अपना नाम कार्ड कार्तिक को दिया। इसके तुरंत बाद वह चला गया। कार्तिक 10:30 बजे से पहले छात्रावास पहुंच गया। वाह, उसने मेरा बहुत समय बचाया। अरे कार्तिक, मुझे तो लगा कि तुम लिलियन के साथ रात बिताओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें कल तक देख पाऊंगा। अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कार्तिक की ओर दौड़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ यार, मुझे लगा कि तुम हमारे कमरे में सबसे पहले होम बेस जाओगे। तुम्हें आगे आना होगा कार्तिक। छात्रावास में हर कोई हमारे शापित कुंवारेपन के लिए हमारे कमरे को बदनाम कर रहा है। समीर और आरव ने अपना ध्यान कार्तिक की ओर लगाया और अपने वीडियो गेम को अनदेखा कर दिया। उनके चेहरों पर एक जैसी दयनीय अभिव्यक्तियां थीं। तुम सबको अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। मैं कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए बाहर गया था। मैं व्यस्त था। मुस्कुराते हुए कार्तिक ने कहा, मैं तुम सभी को किसी समय प्रोजेक्ट देखने के लिए लाऊंगा। हम कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं। तुम तैयार हो? अर्जुन ने कार्तिक के कंधे पर थपथपाया और टिप्पणी की, मैं कभी नाइट क्लब नहीं गया। अरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। मैंने सुना है कि किसी को लिलियन में दिलचस्पी है। तुम्हारा मुकाबला है कार्तिक। साथ ही वह लड़का लिलियन के ही क्लास से है। वह एक अमीर वारिस है, समीर ने घोषणा की। वह उन चारों में सबसे ज्यादा गपशप करने वाला था। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। चलो कार्तिक, तुम मुझसे नहीं हार सकते, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें शेक्सपियर के सोनेट्स की अपनी कॉपी उधार दे सकता हूँ, आरव ने सुझाव दिया। बस छोड़ दो। कार्तिक अब लिलियन के झमेले में और उलझना नहीं चाहता था। वह बस निर्दोष लोगों के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पहले लाइव स्ट्रीम देखने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि अदिति उस रात स्ट्रीमिंग नहीं कर रही थी तो उसने ऐप बंद कर दिया। कार्तिक, आज रात आपदा राहत निधि संग्रह है। देर मत करना, अर्जुन ने उसे दोपहर के भोजन के समय याद दिलाया।
सिर हिलाते हुए कार्तिक छात्रावास से बाहर निकल गया। वह हॉरिंगटन फूड स्ट्रीट पर रुका क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। दुकानें पुरानी और वीरान थीं। उसने अपने सूत्रों से ये भी पता लगाया था कि इस स्ट्रीट के मालिक ने इसे बेचने की योजना बनाई थी, हालांकि कार्तिक को इस मालिक की पहचान के बारे में पता नहीं था। उसने स्टैलियन को फ़ोन किया और उसे सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए अपना काम रोक दे। फिर उसने स्टैलियन को हॉरिंगटन फूड स्ट्रीट के मालिक की पहचान उजागर करने का निर्देश दिया। स्टैलियन सहमत हो गया और उसने कार्तिक की संतुष्टि के लिए अपना काम पूरा करने का वादा किया। स्टैलियन पर भरोसा करते हुए कि वह अपनी बात पर खरा उतरेगा, कार्तिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। वह केवल रात के खाने के समय पुस्तकालय से बाहर निकला। वह जानता था कि धन कभी भी शिक्षा के महत्व को नहीं हरा सकता। कार्तिक की ओर देखते हुए अर्जुन ने कहा, आप सभी के साथ कक्षा में चलना कितना दुर्लभ है। जब वे कक्षा में पहुंचे तो बाकी सभी पहले ही आ चुके थे। ओह, हम पहुंच गए। ट्रिप अभी तक नहीं आए हैं। अर्जुन ने कमरे का निरीक्षण किया और जब उसे पता चला कि जैक अनुपस्थित है तो वह शांत हो गया। वे अपनी सीटों पर बैठ गए। अरे कार्तिक, क्या तुम फिर से कैफेटेरिया में लोगों के स्क्रैप खोद रहे हो? जैसे ही कार्तिक बैठा, चार्ली की गुस्साए आवाज़ गूंजी। आह भरते हुए कार्तिक ने उसे देखने के लिए पलट कर देखा। किट्टी, जो चार्ली की गोद में बैठी थी, ने अपने हाथों में गुची हैंडबैग लहराया। उसने कार्तिक को गर्व से देखा और कहा, चार्ली, मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया। ये हैंडबैग बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि उसके जैसा कंगाल हारने वाला कभी इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा। किट्टी को देखने से पहले कार्तिक ने रोहन पर घृणा से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने सूखी टिप्पणी की, क्या जोड़ी है। इस बीच अर्जुन ने अपने शब्दों को कम नहीं किया क्योंकि वह चिल्लाया, अपनी हरकतों से हमें घृणा करना बंद करो। हमने अभी अभी रात का खाना खाया है, आप जानते हैं। मैं इसे तुरंत बाहर नहीं निकालना चाहता। उसने अपनी बात रखने के लिए रोहन को घूर कर देखा। हाँ यार, मैं उल्टी करने के बहुत करीब हूँ। चलो बाहर कुछ ताज़ी हवा लेते हैं। मिस्टर ट्रिप अभी तक नहीं आए हैं। समीर और आरव ने कुछ काल्पनिक बदबू को दूर करने के लिए हवा को पंखा करके अर्जुन के अपमान को बढ़ाया। तुम चार छोटे SHTs, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कार्तिक पहले भी मुसीबतों से दूर रहता था। वह पैसों का जुगाड़ नहीं कर सकता था। उसकी मौजूदा स्थिति अलग थी। भले ही वह लड़ाई झगड़ों में दूसरों को घायल कर दे, वह आराम से उनके इलाज की फीस चुका सकता था। सच कहूं तो उसे अपने पैसों की कम परवाह थी। तो क्या हुआ अगर चार्ली की जेब में पैद थे? मैं पहले उसे सबक सिखाऊंगा। कार्तिक ने रोहन की पिटाई शुरू कर दी, जबकि उसके दोस्तों ने दूसरों को उन दोनों के पास जाने से रोक दिया। शराब और महिलाओं के साथ सालों की लिप्तता का मतलब था कि चार्ली का कमजोर शरीर कार्तिक के सामने कुछ भी नहीं था। 2 तेज चालों के बाद वह जमीन पर लेट गया। कार्तिक रोहन के ऊपर बैठ गया और उसके गुस्से भरे चेहरे पर थप्पड़ मारे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भीड़ को रोके रखा, इसलिए कार्तिक को अपनी पीठ पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। सच कहूं तो रोहन और उसके गुर्गों को बाहर निकालना वैसे भी आसान होता, भले ही वह अकेला होता। कार्तिक पूरी तरह से नासमझ नहीं था। आखिर वे सहपाठी थे। उसने चार्ली पर अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि उसके थप्पड़ों से चार्ली का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। रोहन ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब वह संघर्ष कर रहा होता तो रोहन उसे और सताने में आनंद लेता। उसने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड प्रिया को भी झटक दिया था। बस करो, तुम सब उठो। तभी जैक कक्षा में दाखिल हुआ। उसने कार्तिक को चार्ली को पीटते हुए देखा। गुस्से में उसने कार्तिक और उसके दोस्तों पर चिल्लाया। उसकी दहाड़ सुनकर कार्तिक उठ गया और जैक को घूरने लगा। कार्तिक, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने सहपाठियों को बिना वजह क्यों पीट रहे हो? क्या तुम खुद को स्कूल से निकलवाना चाहते हो? जैक ने गुस्से से कार्तिक की ओर इशारा किया। चार्ली के पीछे से पूछते हुए उसकी आवाज़ पल भर में नर्म हो गई। मैं तुम चारों को क्लास के बाद अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। तुम्हारा व्यवहार निंदनीय है। सहपाठियों को पीटना। अगर तुम अपने कामों के लिए कोई तार्किक कारण नहीं बता सकते तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। जैक ने दहाड़ लगाए। कार्तिक की पलकें फड़क उठीं और उसने उपहास करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर लड़का है, तुम्हें हमें दोष नहीं देना चाहिए। तुम एक चाटुकार तारांकन शोल के अलावा कुछ नहीं हो और तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। जैक एक क्लासिक स्नोब था जो अमीर उत्तराधिकारियों को तरजीह देने के लिए कुख्यात था। चार्ली बिजनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद से वह हमेशा कार्तिक को नीची नज़र से देखता था। वह भाग्यशाली है कि मैंने अब तक उसके पेट पर मुक्का नहीं मारा। तभी कार्तिक ने अपनी शर्ट की आस्तीन पर खिंचाव महसूस किया। अर्जुन, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, ने चेतावनी में अपना सिर हिलाया। समीर और आरव की हालत भी खराब लग रही थी। उसके दोस्त उसे कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ते और उन्होंने चार्ली के गुर्गों से लड़ने के लिए चोट लगने का जोखिम उठाया था। कार्तिक के चेहरे पर एक छोटी, राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। उनके भाईचारे की भावना को देखकर उसका दिल खुश हो गया।
हम देखेंगे कि क्लास के बाद घुटनों पर बैठकर भीख कौन मांग रहा है। आप अपने बर्खास्तगी पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैक ने कार्तिक की ओर इशारा करते हुए गुस्से में घोषणा की। हालांकि जैक उसकी ओर विनती भरी नजरों से देख रहा था। उसने आपदा राहत के लिए धन जुटाने के लिए एक कक्षा बैठक आयोजित की थी और वह चाहता था कि रोहन वहीं रहे और उदारतापूर्वक धन में योगदान दे। रोहन एक पल में ही दर्द को भूल गया। यह मेरे चमकने का समय है और मैं इसे दुनिया के लिए भी नहीं गंवाऊंगा। कार्तिक को अपमानित करने का समय आ गया है। उसकी लड़ने की भावना लौट आई थी। यह आपदा राहत धन जुटाने वाला कार्यक्रम पश्चिम में भूकंप के पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करेगा। विश्वविद्यालय दान की राशि के अनुपात में अतिरिक्त क्रेडिट आवंटित करेगा। जैक ने रोहन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड मशीन निकाली। मुझे आशा है कि यह सभी को उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। संपर्क रहित भुगतान का कोई भी रूप स्वीकार किया जाता है। छात्र उसकी घोषणा पर चौंक गए और दान की रकम सैकड़ों से लेकर हजारों तक थी। 50,000, रोहन ने खड़े होकर घोषणा की। दान की राशि का विश्वविद्यालय में छात्र की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था। 10,000 से अधिक की राशि किसी को शहर की चर्चा का विषय बना देती थी। क्या किसी के पास कार्तिक के हिस्से के लिए 10 पाउंड हैं? रोहन की बहुत प्रशंसा करने के बाद जैक ने अपना ध्यान कार्तिक की ओर लगाया। तिरस्कारपूर्वक उसने बड़े बोर्ड पर कार्तिक का पूरा नाम लिखा। कक्षा में सभी के लिए कार्तिक के प्रति उसका तिरस्कार स्पष्ट था। जैक जानता था कि एक बार कार्तिक की खबर फैल गई थी। अगर कार्तिक के इस मामूली दान की खबर ऊपरी प्रबंधन के कानों तक पहुंच जाती तो वह एक दिन से भी कम समय में बिजनेस यूनिवर्सिटी में हंसी का पात्र बन जाता। तब तो शिक्षक भी कार्तिक का मजाक उड़ाते। मुझे यकीन है कि अदिति भी उसे नीची निगाह से देखती। जैक को कार्तिक के पतन से मिले अप्रत्याशित लाभ से असाधारण रूप से प्रसन्नता हुई। अर्जुन, रैमी और आरव ने एक स्वर में कहा, जैक। जब वे कार्तिक के लिए कुछ पैसे जमा करने के लिए तैयार हुए तो कार्तिक ने बस उन्हें देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। अपनी मौजूदा संपत्ति से उसके पास अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के बाद भी दान को कवर करने के लिए पर्याप्त धन था। उसे अब पैसे के लिए अर्जुन और दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। कार्तिक बहुत कंजूस है। अगर वह अपना बचा हुआ पैसा भी फर्श पर फेंक दे तो भी मैं उसे नहीं उठाऊंगी। हमें उसके लिए एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। हाँ, मैं दान का नेतृत्व करूंगा। क्या कोई और भी इसमें योगदान देना चाहता है? इकट्ठा हो जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। उसे विश्वास नहीं था कि कार्तिक कभी अमीर हो सकता है। तो क्या हुआ अगर वह रोसेन बैंक गया? रोहन ने कार्तिक को बेरहमी से चिढ़ाया और प्रिया स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल हो गई। हाल ही में प्रिया को अन्य छात्रों द्वारा किए गए उपहास की जानकारी मिली थी। उन्होंने दावा किया कि उसने कार्तिक की अमीर पृष्ठभूमि का पता लगाने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। अफवाहों के फैलने के साथ ही किट्टी की कार्तिक के प्रति नफरत बढ़ती गई। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए दान का इस्तेमाल करेंगे। खड़े होकर कार्तिक ने जैक को ठंडी निगाह से देखा। मिस्टर ट्रिप, अगर मैं वह राशि दान कर सकूं तो आप क्या करेंगे? अगर तुम 20,000 दे सको तो मैं सभी छात्रों के सामने घुटने टेक दूंगा और तुम्हें बॉस कहूंगा। जैक ने कार्तिक की नज़रों से मिलते ही उपहास किया। उसके जैसा कंगाल हारने वाला कभी इतनी रकम नहीं दे पाएगा। अदिति उसकी स्कूल फीस में मदद करती है और कार्तिक विश्वविद्यालय में छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करता है। मुझे यकीन है मैंने उसे दूसरे लोगों के बचे हुए बर्गर खाते हुए देखा होगा। अगर वह रातों रात अमीर बन गया तो मुझे मार डालो। 20,000 और 10। कार्तिक ने लापरवाही से अपने शब्द फेंके। हाँ, कक्षा में उसके दोस्तों को छोड़कर हर कोई एक पल की चुप्पी के बाद हंस पड़ा, जैसे कि कार्तिक ने अभी अभी कोई चुटकुला सुनाया हो। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तो हमें पैसे दिखाओ। जैक ने मांग की अपना नया बैंक कार्ड निकालकर उसने क्रेडिट कार्ड मशीन पर टैप किया और वादा किए अनुसार ही राशि दान की। मशीन ने सफल लेनदेन की सूचना दी। जैक को ऐसा लगा जैसे उसने नींबू निगल लिया हो। उसने अजीब तरीके से कहा, अच्छा काम किया। तुम अपनी सीट पर वापस जा सकते हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कार्तिक को बॉस कहने का इरादा रखता था। इसके बजाय उसने मामले को छिपाने के लिए बेपरवाही से व्यवहार किया। तो घुटने टेको, मुझे बॉस कहो। कार्तिक अपनी जगह पर रहा और जैक को घूरता रहा। तुमने पहले मुझे भड़काना चुना, अब तुम इसकी कीमत चुका सकते हो। ये बहुत हो गया कार्तिक। मिस्टर ट्रिप मजाक कर रहे थे। यदि आप में इसके लिए जरूरी योग्यता है तो आप हमेशा मेरी दान राशि से अधिक दे सकते हैं। मैं घुटनों के बल बैठकर आपको बॉस कहूंगा, रोहन ने झुंझलाहट में कहा और कार्तिक का सामना किया। जरूर। चेहरे पर व्यंग्य के साथ कार्तिक ने बिना पलक झपकाए 1 और 30,000 का दान दिया। वहां आप जाओ मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट, अपने घुटनों पर बैठो और मुझे बॉस कहो। कार्तिक मुस्कुराया और चाली को तिरछी नजरों से देखा। यह असंभव है। तुम्हें पैसे कैसे मिले? तुम तो बस एक दिवालिया हो।
रोहन के एक भी शब्द बोलने से पहले ही प्रिया ने तीखी चीख के साथ बीच में बात काट दी थी। वह कार्तिक की अचानक मिली संपत्ति पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी, तब भी नहीं जब उसने उसे रोसेन बैंक में वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त करते देखा था। कार्तिक ने किट्टी की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह चाली को देखकर आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मैं और 50,000 दान करूंगा। हार मानने को तैयार नहीं, रोहन ने दान की राशि बढ़ा दी। मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे हार सकता हूं जो कैफेटेरिया में बचा हुआ खाना खाता है। दांत पीसते हुए उसने एक अलग बैंक कार्ड निकाला और दान कर दिया, जिससे उसके 3 महीने के खर्चे पूरे हो जाते। क्या मुझे दान करना जारी रखना चाहिए? कार्तिक दुविधा में फंसा हुआ लग रहा था। आखिरकार उसने चाली के दान की बराबरी कर दी। उसने जो 10 पाउंड शामिल किए थे उसकी बदौलत उसका दान अभी भी चाली के दान से अधिक था। अगर तुम्हें खेलना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें तब तक घुमाता रहूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। वैसे भी ये सब दान के लिए है, बस इंतजार करो और देखो। चाली की आंखों में क्रोध जल रहा था क्योंकि उसने कार्तिक की ओर कांपती हुई उंगली दिखाई। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। पिताजी, क्या आप अभी मेरे खाते में 1 लाख भेज सकते हैं? मेरे पास एक आपातकालीन स्थिति है, रोहन ने जल्दी में कहा। फ़ोन रखने के तुरंत बाद उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया। संदेश की सामग्री को देखने के बाद उसने कार्तिक को गर्व से देखा। अपने खाते में 1 लाख सुरक्षित रूप से जमा होने के बाद वह पुनर्जीवित हो गया। पूरे शहर में मेरी चर्चा होनी चाहिए, न कि इस कंगाल हारे हुए व्यक्ति की। अपना बैंक खाता खाली करते हुए रोहन को विश्वास था कि कार्तिक उससे आगे नहीं निकल पाएगा। दांत पीसते हुए कार्तिक हताश दिखाई दिया जब उसने चाली का सामना किया। मैं इसे आपको दे दूंगा मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट। चूंकि आप बड़ी बंदूकें निकाल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी सारी लॉटरी जीत दांव पर लगा दूंगा। उसने 1 लाख दान करने से पहले झूठी हिचकिचाहट का दिखावा किया। लगता है कि मैं अभी भी 10 से आगे हूं। मुझे लगता है कि आपको अब अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए। कार्तिक रोहन के पास गया और उम्मीद से उसे देखकर मुस्कुराया। चाली का चेहरा गुस्से और शर्म से तड़प उठा। ये बेवकूफ़, मैं तुम्हें बॉस नहीं कहूंगा। तुम जीत नहीं सकते। चाली की आंखों में क्रोध भर आया जब उसने एक बार फिर अपने पिता को डायल किया। अगर नजरें मार सकती तो कार्तिक मर चुका होता। जैसे ही लाइन कनेक्ट हुई, रोहन ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, मुझे 2 लाख चाहिए। चाली, तुम अचानक इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? उन 100,000 का क्या जो मैंने अभी तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र किए हैं? क्या तुम्हारा अपहरण हुआ है? मुझे डराओ मत। उसके पिता की आवाज़ रिसीवर से बाहर निकल गई। कार्तिक ने बातचीत को सुनकर लगभग हंस दिया। केवल वर्षों की शिष्टाचार कक्षाओं ने उसे रोक दिया, हालांकि उसने चाली को तिरस्कारपूर्वक देखा। पिताजी, मेरा अपहरण नहीं हुआ है। कुछ टूटे हुए हारने वाले मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे उन पर काबू पाने के लिए पैसे चाहिए। आपको हार मान लेनी चाहिए मिस्टर क्लास प्रेसिडेंट। मैं अभी भी 10 से आगे हूँ। बस अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मुझे बॉस कहो। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कार्तिक ने बेपरवाही से टिप्पणी की। इस बीच कक्षा में हर कोई मुंह खोले हुए स्थिति को देख रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कार्तिक ने उस रहस्यमयी लॉटरी में कितने पैसे जीते हैं। क्या उसने 1 मिलियन का जैकपॉट जीता? अगर उसने जीता है तो प्रिया अंधी होगी। अरे, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। क्रोधित रोहन ने अपने पिता को फ़ोन किया और अतिरिक्त 4 लाख की मांग की। सभी ने उसकी जोरदार मांग सुनी। दंग रह गए। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि चाली का परिवार कितना अमीर था। वह एक क्लासिक अमीर वारिस है। अब जब राशि दोगुनी से भी अधिक हो गई थी तो उन्हें कार्तिक की बराबरी करने की क्षमता पर संदेह होने लगा। मैंने ऐसे बेवकूफ़ बेटे को कैसे पाला? तुम ज़रूर किसी घोटाले में फंस गए हो। एक कंगाल हारने वाला इतनी आसानी से 5 लाख कैसे पा सकता है? अगर वह कंगाल हारने वाला है तो तुम उसके बेवकूफ़ और कंगाल शिकार हो। उसकी गुस्से भरी चीख रिसीवर से निकली और उसने रोहन को डांटने के बाद फ़ोन काट दिया। रोहन ने पलटते ही कार्तिक की मुस्कुराहट देखी। उसका बेचैन दिमाग अचानक धीमा हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे। वह कार्तिक की चालों में फंस गया था। ये सब इस बेवकूफ़ की गलती है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसने गुस्से में कार्तिक को घूरते हुए कहा। तुम खेलोगे। यह एक निष्पक्ष खेल है। तुम मेरे दान से मेल खाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं हमेशा तुमसे 10 पाउंड आगे रहूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो चले जाओ। तुम टूट गए हारे हुए। कार्तिक ने उपहास किया। चाली का शरीर गुस्से से कांप उठा, हालांकि उसके खुले मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। आखिरकार दिखावटी रोहन को एक कोने में धकेलने से कार्तिक को अपार खुशी मिली। तभी विश्वविद्यालय के डीन सहित लोगों का एक समूह कक्षा में दाखिल हुआ। वे दान के बारे में पूछने आए थे। इतने कम समय में एकत्र की गई 7 अंकों की राशि एक बड़ा आश्चर्य थी। जैक ने समूह के पास पहुंचते ही चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी।
उसने कार्तिक और रोहन को अपने साथ खींच लिया। मिस्टर ट्रिप, चार्ली, क्या तुम दोनों को शर्त की शर्तें पूरी नहीं करनी चाहिए? घुटने टेको और मुझे बॉस कहो। अगर तुम इसे दूसरों पर डालने जा रहे हो तो तुम्हें अपमान के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्तिक उन्हें छोड़ देने का कोई इरादा नहीं रखता था। मिस्टर ट्रिप, शर्त का सुझाव तुमने खुद दिया था। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे, है ना? हेलो, शायद तुम्हें घुटने टेकने और खुद को बॉस कहने की बात को छोड़ देना चाहिए। स्थिति के बारे में अधिक विवरण जानने के बाद डीन ने उनके संघर्ष को शांत करने के प्रयास में कार्तिक को विनम्रतापूर्वक सलाह दी। मैं एक और 50,000 दान करूंगा, कार्तिक ने जैक को गौर से देखते हुए घोषणा की। 2 लाख, कार्तिक ने डीन के शब्दों को बीच में ही काट दिया। मैं 6 लाख एक छोटी सी कीमत है जो उसे इन सभी लोगों के सामने घुटने टेकने और मुझे बॉस कहने के लिए मजबूर करती है। मैं आसानी से नहीं जा सकता, या फिर मुझे फिर से कुचल दिया जाएगा। कार्तिक अपमान को अच्छी तरह से बर्दाश्त नहीं करता था। डीन उसकी उदार पेशकश से दंग रह गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि कार्तिक जैसा अमीर व्यक्ति कभी बिजनेस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। उसने 6 लाख की पेशकश की जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। उसने एक बार भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से होना चाहिए। आहम, डीन ने जैक को घूरने से पहले अपना गला साफ किया। ठंडे स्वर में उन्होंने कहा, मिस्टर ट्रिप, आप उनके शिक्षक हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से उनके रोल मॉडल हैं। चूंकि आपने शर्त का प्रस्ताव रखा है, इसलिए आपको अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको इन छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने की जरूरत है। डीन के शब्दों पर जैक की अभिव्यक्ति गिर गई। उसने कार्तिक को एक विनती भरी नज़र से देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने देखा रोहन से मदद मांगी। हालांकि रोहन खुद मुश्किल में था। जैक को अपने बड़े मुंह पर बहुत पछतावा हुआ। यह अफसोस की बात थी कि पछतावे की कोई दवा नहीं थी और जैक केवल इस कड़वी सच्चाई को निगल सकता था जो उसने खुद बनाई थी। स्थिति से नाखुश डीन ने तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुलाया। फिर उसने जैक के कंधे पर दबाव डाला ताकि वह घुटने टेक सके और धमकी दी कि अगर उसने कार्तिक का ठीक से अभिवादन नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैक के पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि उसके लिए स्कूल में नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा ये देखते हुए कि वर्तमान नौकरी बाजार कितना खराब था, उसके लिए नई नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। ऐसे में वह केवल कार्तिक को नाराजगी से घूर सकता था और उसे सर कहकर उसकी मदद कर सकता था। तुम बहुत बढ़िया हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भविष्य में अपनी पीठ पीछे देखता। रोहन ने थूका। अपमानित होकर वह अब कक्षा में नहीं रह सकता था। उस तुच्छ पंक्ति को छोड़ने के बाद वह मुड़ा और बाहर निकल गया। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर विनती करनी पड़ेगी, कार्तिक ने रोहन को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देखा। चार्ली द्वारा अपमानित होने के बाद यह एक ऐसी घटना बन गई जिसे कार्तिक कभी नहीं भूल पाएगा, भले ही उसने बदला ले लिया हो। चौंक कर रोहन कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने अपनी गति बढ़ाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चले जाने के बाद कार्तिक ने अपना कार्ड निकाला और 1 और 600,000 के लिए स्वाइप किया, जिसका मतलब था कि उसका कुल दान अब 1 मिलियन हो गया था। हालांकि यह उस इनाम से बहुत कम था जो उसने पहले अदिति को दिया था, लेकिन यह उतना ही फायदेमंद था क्योंकि वह विजेता बनकर उभरा था। इसके बाद कार्तिक अपनी सीट पर वापस आ गया और डेस्क पर सिर रखकर लेट गया। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन तब भी वह उतना खुश महसूस नहीं कर रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। इसके विपरीत वह निराश और खोया हुआ महसूस कर रहा था। इतना कुछ सहने और आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में नकदी पाने के बावजूद उसे अभी भी अपने सीने में भारीपन महसूस हो रहा था। 1 अरब को बर्बाद करना आसान हो सकता है, लेकिन इससे लोगों को खुशी नहीं मिलती। इस बीच कक्षा में, विशेष रूप से महिला छात्रों के बीच, हलचल मच गई। वे सभी कार्तिक को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, जबकि पिछली बार उसे नीची नज़र से देखने के लिए पछतावे की भावना महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्य से इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। कुछ ही देर बाद कार्तिक के कान के पास एक बीमार करने वाली मीठी आवाज़ सुनाई दी, मेरे प्यारे कार्तिक, मैं पिछली बार जानबूझकर तुम्हें चिढ़ा रहा था। क्या तुम मुझे इतना मूर्खतापूर्ण मजाक करने के लिए माफ़ कर सकते हो? चलो फिर से साथ चलते हैं, ठीक है? ऊपर देखते हुए उसने महसूस किया कि यह प्रिया अचानक उसके बगल वाली सीट पर आ गई। वह उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए उसकी बाँह भी पकड़ रही थी। चलो, जितना हो सके उतना आगे बढ़ो, कार्तिक झुंझलाहट में गुर्राया। उसका भूतपूर्व स्व शायद ये देखकर गौरवान्वित महसूस करता कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। फिर भी उसके इस कृत्य ने उसे अब उससे घृणा ही करने पर मजबूर कर दिया और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। संयोग से घंटी बजी, जो ये संकेत दे रही थी कि शाम का स्व अध्ययन सत्र समाप्त हो गया है। किट्टी की पकड़ को झटकते हुए कार्तिक अर्जुन और बाकी लोगों की ओर मुड़ा और कहा, चलो। कार्तिक, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो, जबकि तुम ही थे जो सबसे पहले मेरी परीक्षा लेने के लिए गरीब होने का वेश धारण किए थे?
मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें इसका पछतावा हो। प्रिया ने कार्तिक पर चिल्लाते हुए मासूमियत से भरा वह नाटक छोड़ दिया। निराश होकर वह कक्षा से बाहर चली गई। कार्तिक ने आह भरी, मुझे उसके जैसी सोने की खोदने वाली लड़की क्यों पसंद आई जो केवल अमीरों को देखती है। सौभाग्य से उसने चार्ली के साथ रहना चुना, अन्यथा मुझे कई मौकों पर धोखा दिया जाता। गिगी अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक ने इस विचार से खुद को सांत्वना दी। परिसर के अंदर सूर्यास्त से नारंगी किरणें कंक्रीट के फुटपाथ पर चमकती थीं, पेड़ों की रूपरेखा को रेखांकित करती थीं। हवा से ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे थे। उस समय जोड़े अंतरंग क्षणों को साझा करने के लिए उन मंद रोशनी वाले क्षेत्रों का लाभ उठा रहे थे। कार्तिक, अर्जुन, रैमी और आरव एक सीधी रेखा में परिसर से चले। वे पूरी यात्रा के दौरान चुप रहे, जैसे कि वे केवल एक दूसरे के साथ सैर पर जा रहे हों। क्या तुम तीनों मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? अर्जुन ने समीर और आरव की तरफ देखा और अंत में जवाब दिया, कार्तिक, हमें उम्मीद है कि तुम कभी चार्ली की तरह नहीं बनोगे। अगर ऐसा दिन आया तो हम तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इन दो वाक्यों ने कार्तिक की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। वह आखिरकार समझ गया कि जैक और चार्ली से बदला लेने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे कोई खुशी क्यों नहीं मिली। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने खुद को उस अपार धन में खो दिया था। हाल ही में वह अपनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बजाय पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि वह अब ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक दिन सारा पैसा खत्म हो जाना तय था। अगर वह अपने पैसे को इसी तरह बर्बाद करता रहा तो वह 1 साल के भीतर सफल होने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएगा और शायद वह पैसे से भी वंचित हो जाए। इस बात को बताने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं मानता हूं कि आज मैं अपना दिमाग खो बैठा। फिर भी कृपया निश्चिंत रहें कि मैं अब से अपने मूल इरादों पर खरा उतरूंगा। हम अभी भी दोस्त हैं। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया। जवाब में अर्जुन, समीर और आरव ने कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ, हम जीवन भर के लिए हैं। उनमें से 3 ने शुरू में कार्तिक को 200 दिए। जबकि कार्तिक ने उन्हें पैसे वापस करने के बारे में सोचा, उसने बाद में अन्यथा फैसला किया और इसे इस तरह से माना जैसे कि उन तीनों ने भी उसके शेयरों में निवेश किया हो। आखिरकार उनके पास नकदी की कमी नहीं थी। हालांकि वे एक दूसरे को असहाय भाव से देखते रहे और उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। ये स्पष्ट था कि कार्तिक उनकी मदद करना चाहता था। शुरू में उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की योजना बनाई, लेकिन कार्तिक ने उनकी ओर से खुशी खुशी वह निर्णय लिया। उसके लिए आप पहले स्थान पर नकदी से ही अधिक नकदी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। एक दिन सोने के पहाड़ पर ठोकर खाना एक सपने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर वह अमीर बनना चाहता था तो उसे कुछ मेहनत करनी होगी। कार्तिक ने यह देखने के लिए अपना फ़ोन चालू नहीं किया कि क्या अदिति पहली बार बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके बजाय उसने अपने हाल के कार्यों पर विचार करते हुए अपने दोनों हाथों पर अपना सिर टिकाया। वह जानता था कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने सभी सहपाठियों के सामने पैसे का उपयोग करके उसने वही किया है जो रोहन जैसा अज्ञानी व्यक्ति करेगा। एक तरफ लुढ़कते हुए उसने समझौते को निकाला और उसे देखा। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूं और इसे रोकना होगा। शायद मुझे अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए। अपना पैसा बर्बाद करने की बजाय मुझे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और अपने करियर पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। असफल होना दिवालिया होने से बिल्कुल भी डरावना नहीं है। वह आभारी था कि उसके पास 3 डॉममेट थे। यदि वे नहीं होते तो वह शायद अब भी चार्ली की तरह बेतहाशा खर्च कर रहा होता, पैसे का इस्तेमाल शांति और आराम पाने के लिए करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कार्तिक कभी भी सिम्पसन परिवार की संपत्ति नहीं पा सकता और न ही कोई सफल व्यक्ति बन सकता। इस विचार ने उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि वह चार्ली की तरह एक फिजूल खर्च बनकर रह जाएगा। यह उसके लिए एक चेतावनी थी। मैं ऐसा कुछ भी होने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मुझे देखने दो कि गिगी ऑनलाइन है या नहीं। इस पर विचार करने के बाद कार्तिक ने अपना फ़ोन निकाला और गिजेल के लाइव स्ट्रीम चैनल पर ट्यून किया। पासवर्ड डालते ही तुरंत उसने अपने हेडफोन से एक दिव्य आवाज़ को गाते हुए सुना। जल्द ही वह उसकी मधुर आवाज़ में डूब गया। आज सुनने के लिए शुक्रिया। मैं आप सभी की आभारी हूँ, अदिति ने चहकते हुए कहा। शायद इसलिए क्योंकि वह पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। लाइव स्ट्रीम पर व्यूज़ और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए गिजेल की गायकी में काफ़ी सुधार हुआ था। जब आप गाती हैं तो आप देवी की तरह लगती हैं। गिगी मेरी आदर्श है। आप एक अद्भुत और सनसनीखेज प्रभावशाली व्यक्ति हैं। टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। हालांकि कई लोगों ने उनसे पूछा कि वह कैसी दिखती हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। इस तरह कार्तिक को राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार उन्होंने अदिति को जो संकेत दिया था, जिसके कारण वह ये निर्णय लेने के लिए प्रेरित हुई थी, उसने कई लोगों को चौंका दिया था। डिंग, आपके पास एक नया संदेश है। जब कार्तिक टिप्पणी अनुभाग में स्क्रॉल कर रहा था और गिजेल की मधुर आवाज़ सुन रहा था तो उसके फ़ोन से एक सूचना सुनाई दी।
ये गिजेल के कई संदेश निकले। एक बार उसने उन पर क्लिक किया। उनमें से एक में अदिति ने पूछा कि क्या वह बीयू का छात्र है। दूसरे संदेश में उसने उसकी हाल की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। उसने ये भी बताया कि वह टिप्पणी अनुभाग में बहुत अधिक पोस्ट नहीं कर रहा था। इस प्रकार उसने मान लिया कि वह अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अंतिम संदेश में उसने पूछा कि क्या वह खाली है और चाय या कॉफ़ी के लिए मिलने का सुझाव दिया। उसने बताया कि बीयू के पीछे एक कैफ़े में बहुत अच्छी अर्ल ग्रे चाय मिलती है, इसलिए वे उस जगह पर जा सकते हैं और साथ में इसे आजमा सकते हैं। वाह, मेरी देवी मुझे चाय के लिए पूछ रही हैं और यहाँ तक कि अर्ल ग्रे चाय पीने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसा लगता है कि गिगी जानती है कि जीवन कैसे जीना है। जल्द ही कार्तिक का ध्यान फिर से टिप्पणी अनुभाग पर गया। क्या मिस्टर मनी मेरी निष्क्रियता की अवधि का फ़ायदा उठाने और फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने उसे 2 बैनर भेजे हैं। क्या वह मुझसे गिगी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं? देवांश को मिस्टर मनी के रूप में चित्रित करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगले ही सेकंड में सिस्टम ने एक प्रभावशाली घोषणा की। ये 20,000 का एक बैनर था। मिस्टर प्रेटेंटियस ने 3 बैनर उपहार में दिए हैं। इससे पहले कि कार्तिक को मिस्टर मनी के प्रति अपनी नाराजगी पर काबू पाने का मौका मिलता, एक और टिप्पणी सामने आई। कार्तिक अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आए कमेंट्स को देख पाने में असमर्थ था, इसलिए वह आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। एक अन्य व्यक्ति ने गिजेल के लिए बैनर पर बड़ी राशि खर्च की है। उसकी अचानक प्रसिद्धि में वृद्धि कार्तिक की कल्पना से परे थी। लाइव स्ट्रीम सभी प्रकार के लोगों को लुभाने के लिए काफ़ी आकर्षण था। कई सुंदरियों के अलावा कई अमीर लोग थे जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा अतिरिक्त पैसा था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे निकलने की? तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कार्तिक ने फुसफुसाया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने मिस्टर मनी को 5 बैनर भेजते देखा, मानो वह मिस्टर प्रेटेंटियस की बराबरी करने और उन्हें पछाड़ने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि उसका उपहार सिस्टम द्वारा संसाधित हो पाता, कार्तिक ने देखा कि मिस्टर प्रेटेंटियस ने अन्य 6 बैनर भेजे थे। ये कुछ राउंड तक चलता रहा। कार्तिक को एक दिलचस्प बात का एहसास हुआ। जब कार्तिक ने 2 उपयोगकर्ताओं को बैनर युद्ध में शामिल होते देखा, तो वह भी इसमें शामिल होने के अपने शुरुआती इरादे भूल गया। वापस बैठकर उसने अदिति को एक निजी संदेश के माध्यम से उत्तर दिया कि वह हाल ही में व्यस्त था। हालांकि उसने पुष्टि नहीं की कि वह बीयू का छात्र था या नहीं, फिर भी वह एक कप चाय के लिए उसके निमंत्रण में रुचि रखता था। कुछ ही मिनटों के भीतर उसने उसे वापस संदेश भेजा। सबसे पहले उसने उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया क्योंकि इसने उसके लिए लाइव स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर बनने के दरवाजे खोल दिए। अब उसके पास कई अन्य लोग थे जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसे पुरस्कार भेज रहे थे। उसके बाद वह उससे मिलने का समय लेना चाहती थी ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके। चलो, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आपका बहुत स्वागत है, कार्तिक खुशी से चक्कर महसूस करते हुए वह बुदबुदाया। हालांकि उसने यह एक छोटी आवाज़ में कहा, लेकिन छात्रावास के अन्य लोगों ने इसे सुन लिया। अर्जुन, जो अपना खेल खेलने में व्यस्त था, उत्सुकता से कार्तिक से पूछने के लिए मुड़ा, कार्तिक, तुम इतने बड़े मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम किसी लड़की की कल्पना कर रहे हो? मुझे लगता है कि कार्तिक को हमेशा मदर पाम और उनकी 5 बेटियों को डेट करने के बजाय बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए, आरव ने चिढ़ाते हुए कहा। उसने अपना खेल खेलना बंद कर दिया और अपना सिर घुमा लिया। 2 अन्य लोगों को घूरते हुए कार्तिक ने जवाब दिया, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं ऐसा करूंगा? स्मैश। इस बीच बीयू के पास एक रेस्तरां में देवांश एक निजी कमरे में था। वह अपने सफ़ेद सूट में एक राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने मेज से बियर की बोतल उठाई और गुस्से में उसे दीवार पर दे मारा। कांच टूट गया और सामग्री बाहर गिर गई। ये फिर से मिस्टर सिम्पसन होगा। धिक्कार है। क्या वह सोचता है कि अपनी पहचान बदलने से मैं उसे नहीं पहचानूंगा? देवांश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। देवांश, गुस्सा मत हो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उसके अचानक किए गए कार्यों से झटका लगने के बाद उसके एक अनुचर ने जल्दी से उससे कहा, क्या तुम्हें पता चल गया है कि मिस्टर सिम्पसन कौन है? देवांश को अनुचर की परवाह नहीं थी। अपनी आंखों से लेज़र की किरणें निकालते हुए उसने अपने साथ टेबल साझा करने वाले लड़कों को घूरा और उसकी आवाज़ गुस्से से कांप उठी। उसके सहायक लगभग तुरंत सीधे हो गए। देवांश एक लड़का है, कार्तिक, जिसने हाल ही में बिना किसी हिचकिचाहट के 1 मिलियन का दान दिया है। वह अब स्कूल में चर्चा का विषय है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मिस्टर सिम्पसन हो सकता है? कार्तिक सिम्पसन ही वह व्यक्ति था जिसने पिछली बार आपकी अर्ल ग्रे चाय के कुछ कप पिए थे, सेक्स ने जल्दी से कहा, इस उम्मीद में कि इसे कुछ अनुग्रह भी मिल जाएगा। ये वही भयानक आदमी होगा। वह मेरी प्रसिद्धि चुराने की कोशिश करता रहा। वह मौत को दावत दे रहा है। ये सुनकर कि कार्तिक मिस्टर सिम्पसन हो सकता है, देवांश ने नस फड़काए और कहा, उसे बाहर निकालने और उसे सबक सिखाने का कोई मौका तलाशो। देवांश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे फिर से देखना पड़ेगा।
तुम किसी और से अपने लिए गंदा काम करवाकर उससे छुटकारा पा सकते हो, सेक्स ने उसका गला काटने का इशारा करते हुए सुझाव दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। याद रखना कि कोई निशान पीछे न छोड़ना, देवांश ने आदेश दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में घृणा चमक उठी। सेक्स का क्या मतलब था, यह अनुमान लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह कार्तिक को सबक सिखाना चाहता था। बेशक कार्तिक को नहीं पता था कि उस समय क्या चल रहा था, अन्यथा वह इस निराधार आरोप के खिलाफ लड़ता। टिप्पणी अनुभाग को देखते हुए कार्तिक ये देखकर हैरान था कि मिस्टर प्रेटेंटियस अभी भी मिस्टर मनी के खिलाफ जा रहा था। कई उपयोगकर्ता भी उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे और यह काफी मजेदार दृश्य था। उस समय अदिति ने उसे फिर से संदेश भेजा। उसने उल्लेख किया कि एक वेबसाइट ने हाल ही में उससे संपर्क किया था। वे उसके लिए एक प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे और सुझाव दिया कि वह एक नई इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में साइन अप करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्तिक ने अदिति को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उकसाया। आखिरकार ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। यह एक अच्छा अवसर होगा क्योंकि वह गा सकती थी और अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत भी कर सकती थी। कुछ क्षण बाद गिजेल का लाइव प्रसारण समाप्त हो गया। कार्तिक ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और आराम करने के लिए लेट गया। गिजेल की खूबसूरत विशेषताओं की कल्पना करते हुए उसके होठों के कोने ऊपर की ओर एक हल्की मुस्कान में बदल गए और इससे उसका दिल धड़क उठा। कार्तिक की हल्की सी हंसी सुनकर उसके बाकी 3 छात्रावास के साथी एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखें चंचलता से चमकती हैं। उन सभी को लगता है कि वह किसी देवी के बारे में सपना देख रहा है और उसके बारे में कल्पना कर रहा है। समय पलक झपकते ही उड़ गया और यह सप्ताहांत था। अर्जुन ने वैंडी के साथ छात्रावास में रहने वालों के लिए एक सभा आयोजित करने की योजना पहले ही बना ली थी। सीधे शब्दों में कहें तो वे चाहते थे कि सभी एक दूसरे से बातचीत करें और एक छोटा सा मैचमेकिंग सेशन बनाएं। सुबह जल्दी उठने के बाद अर्जुन कार्तिक को किताब पढ़ते हुए देखा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने उसके कंधे पर थपथपाया और याद दिलाया, कार्तिक, वैंडी ने पहले ही अपने छात्रावास की लड़कियों को बाहर बुला लिया है, इसलिए हमें आज एक अच्छा शो करना होगा। हमारे छात्रावास में अभी भी 2 प्यासे कुंवारे हैं जो रिश्ते में आने का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरव और समीर खाली हाथ घर न जाएं, कार्तिक ने मजाक किया। उत्साहित होकर उसने 2 अन्य लड़कों की ओर देखा और मजाक किया, तुम दोनों बेहतर काम करो। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि तुम दोनों में से प्रत्येक को एक लड़की मिले। अगर वह उन दोनों को एक प्रेमिका बनाते हुए देख पाता तो ये सबसे अच्छा होता। वैसे भी विश्वविद्यालय में किसी की इच्छा सूची को पूरा करना यकीनन सबसे बड़े कार्यों में से एक था। मुझे निश्चित रूप से एक लड़की मिलेगी, समीर ने आत्मविश्वास से कहा। आरव की ओर मुड़कर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आरव के बारे में मैं ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। क्या तुम किसी लड़की को रिझाने के लिए शेक्सपियर के सोनेट्स लेकर आओगे? आरव ने तुरंत अपनी शर्ट ठीक की और छाती फुला ली। भाड़ में जाओ, मैं अपनी छवि ऐसे क्यों बर्बाद करूंगा? उसने उस दिन अपने पहनावे पर बहुत विचार किया था और वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह लग रहा था। फिर भी उसके किसी भी दोस्त ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। खुश होकर कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और ठहाका लगाया। कार्तिक, क्या तुम लिलियन को फोन नहीं करोगे? तुम्हें समारोह में एक +1 लाने की अनुमति है। अपने चमड़े के जूते पोंछते हुए अर्जुन ने कार्तिक को विशेष रूप से याद दिलाया। कोई बात नहीं, वह उन्हें एक साथ लाने के लिए दृढ़ था। नहीं, ये ठीक है, वह आज व्यस्त है। दूसरी ओर कार्तिक को आज उसे बाहर बुलाने का मन नहीं था। उसे यह स्पष्ट था कि अगर वह उसे अपने आसपास ही रखता रहा तो वे केवल उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां से वापसी संभव नहीं होगी। अंत में वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वह भावनात्मक संकट में होगा जबकि लिलियन की भावनाएं भी आहत होंगी। इसलिए कार्तिक सब कुछ रोकना चाहता था क्योंकि ऐसा कुछ भी होने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन की व्यवस्था के तहत उनके छात्रावास के लोग सभा के लिए महिला छात्रावास की ओर जाने लगे। दूर से अर्जुन ने लिलियन के आसपास एक लड़के को घूमते हुए देखा। कार्तिक, मुझे लगता है कि वह लड़का उसे फिर से परेशान कर रहा है, समीर ने कार्तिक को चेतावनी दी। एक बार जब उसने लिलियन को अपनी तीखी आंखों से पहचान लिया। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कौन उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कार्तिक को लिलियन की दिशा में खींच लिया। जब वे थोड़ा और करीब आए तो तीनों लड़कों ने कार्तिक को उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। कार्तिक, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। जिस क्षण लिलियन ने कार्तिक को देखा उसकी भौहें एक बड़ी मुस्कान में बदल गईं। एक बच्चे की तरह वह उसके पास गई और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। टॉम, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुमसे कहा था कि अब मेरे आसपास मत घूमना, लेकिन तुम नहीं माने। अब क्या तुम खुश हो कि तुम उससे मिले हो? उसने उसे टॉम के करीब खींचा और जोर देकर कहा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है और हम कल रात एक होटल में भी गए थे।
जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं उससे शादी करूंगी। क्या ये बात तुम्हारे पीछे हटने के लिए काफ़ी है? जैसे ही कार्तिक ने ये शब्द सुने वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे बिजली का एक बोल्ट उस पर टूट पड़ा हो। मैं उसके साथ होटल में कब गया या उसके साथ सोया? मैं कभी भी बेदाग नहीं निकल पाऊंगा। हड़बड़ाहट में उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि अदिति उसके आसपास कहीं नहीं थी, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। यहाँ तक कि उसकी बांह पर पकड़ भी कम घुटन भरी लग रही थी। इस बीच बाकी लड़के चौंक गए। क्या कार्तिक ने कल रात हमसे झूठ बोला जब उसने कहा कि उसने होटल का कमरा बुक नहीं किया है? क्या चल रहा है? टॉम ने कहा, अगर तुम अब कुंवारी नहीं रही तो भी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। कार्तिक को सिर से पैर तक देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी 100 से ज्यादा का नहीं है। मजाकिया लहजे में उसने शेखी बघारी, जब तक तुम मेरे साथ मिलजुल कर रहोगी मैं तुम्हें कोई भी ब्रांडेड चीज़ खरीद कर दे सकता हूँ, चाहे वह कपड़े हों, जूते हों या बैग। जब तक तुम नाम बताओगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अगर तुम इस बेचारे को चुनोगी तो तुम क्या खरीद पाओगी? टॉम भी एक आम आदमी था जो दूसरों को उनके दिखावे के आधार पर आंकता था। कार्तिक को सस्ते कपड़े पहने देखकर उसका अहंकार तुरंत बढ़ गया और वह कार्तिक का मजाक उड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि ऐसा करके वह लिलियन को प्रभावित कर सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वह कार्तिक के साथ खत्म करती है तो उसे लगा कि यह उसका अपमान होगा, जैसे गोबर में फंसा हुआ फूल। ये वही भयानक आदमी होगा। वह मेरी प्रसिद्धि चुराने की कोशिश करता रहा। वह मौत को दावत दे रहा है। ये सुनकर कि कार्तिक मिस्टर सिम्पसन हो सकता है, देवांश ने नस फड़काए और कहा, उसे बाहर निकालने और उसे सबक सिखाने का कोई मौका तलाशो। देवांश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे फिर से देखना पड़ेगा। तुम किसी और से अपने लिए गंदा काम करवाकर उससे छुटकारा पा सकते हो। सेक्स ने उसका गला काटने का इशारा करते हुए सुझाव दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। याद रखना कि कोई निशान पीछे न छोड़ना, देवांश ने आदेश दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में घृणा चमक उठी। सेक्स का क्या मतलब था, यह अनुमान लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह कार्तिक को सबक सिखाना चाहता था। बेशक कार्तिक को नहीं पता था कि उस समय क्या चल रहा था, अन्यथा वह इस निराधार आरोप के खिलाफ लड़ता। टिप्पणी अनुभाग को देखते हुए कार्तिक ये देखकर हैरान था कि मिस्टर प्रेटेंटियस अभी भी मिस्टर मनी के खिलाफ जा रहा था। कई उपयोगकर्ता भी उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे और यह काफ़ी मज़ेदार दृश्य था। उस समय अदिति ने उसे फिर से संदेश भेजा। उसने उल्लेख किया कि एक वेबसाइट ने हाल ही में उससे संपर्क किया था। वे उसके लिए एक प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे और सुझाव दिया कि वह एक नई इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में साइन अप करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्तिक ने अदिति को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उकसाया। आखिरकार ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। यह एक अच्छा अवसर होगा क्योंकि वह गा सकती थी और अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत भी कर सकती थी। कुछ क्षण बाद गिजेल का लाइव प्रसारण समाप्त हो गया। कार्तिक ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और आराम करने के लिए लेट गया। गिजेल की खूबसूरत विशेषताओं की कल्पना करते हुए उसके होठों के कोने ऊपर की ओर एक हल्की मुस्कान में बदल गए और इससे उसका दिल धड़क उठा। कार्तिक की हल्की सी हंसी सुनकर उसके बाकी 3 छात्रावास के साथी एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखें चंचलता से चमकती हैं। उन सभी को लगता है कि वह किसी देवी के बारे में सपना देख रहा है और उसके बारे में कल्पना कर रहा है। समय पलक झपकते ही उड़ गया और यह सप्ताहांत था। अर्जुन ने वैंडी के साथ छात्रावास में रहने वालों के लिए एक सभा आयोजित करने की योजना पहले ही बना ली थी। सीधे शब्दों में कहें तो वे चाहते थे कि सभी एक दूसरे से बातचीत करें और एक छोटा सा मैचमेकिंग सेशन बनाएं। सुबह जल्दी उठने के बाद अर्जुन कार्तिक को किताब पढ़ते हुए देखा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने उसके कंधे पर थपथपाया और याद दिलाया, कार्तिक, वैंडी ने पहले ही अपने छात्रावास की लड़कियों को बाहर बुला लिया है, इसलिए हमें आज एक अच्छा शो करना होगा। हमारे छात्रावास में अभी भी 2 प्यासे कुंवारे हैं जो रिश्ते में आने का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरव और समीर खाली हाथ घर न जाएं, कार्तिक ने मजाक किया। उत्साहित होकर उसने 2 अन्य लड़कों की ओर देखा और मजाक किया, तुम दोनों बेहतर काम करो। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि तुम दोनों में से प्रत्येक को एक लड़की मिले। अगर वह उन दोनों को एक प्रेमिका बनाते हुए देख पाता तो ये सबसे अच्छा होता। वैसे भी विश्वविद्यालय में किसी की इच्छा सूची को पूरा करना यकीनन सबसे बड़े कार्यों में से एक था। मुझे निश्चित रूप से एक लड़की मिलेगी, समीर ने आत्मविश्वास से कहा। आरव की ओर मुड़कर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आरव के बारे में मैं ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। क्या तुम किसी लड़की को रिझाने के लिए शेक्सपियर के सोनेट्स लेकर आओगे? आरव ने तुरंत अपनी शर्ट ठीक की और छाती फुला ली। भाड़ में जाओ, मैं अपनी छवि ऐसे क्यों बर्बाद करूंगा? उसने उस दिन अपने पहनावे पर बहुत विचार किया था और वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह लग रहा था। फिर भी
उसके किसी भी दोस्त ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। खुश होकर कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और ठहाका लगाया। कार्तिक, क्या तुम लिलियन को फ़ोन नहीं करोगे? तुम्हें समारोह में 1+1 लाने की अनुमति है। अपने चमड़े के जूते पोंछते हुए अर्जुन ने कार्तिक को विशेष रूप से याद दिलाया। कोई बात नहीं, वह उन्हें एक साथ लाने के लिए दृढ़ था। नहीं, ये ठीक है, वह आज व्यस्त है। दूसरी ओर कार्तिक को आज उसे बाहर बुलाने का मन नहीं था। उसे यह स्पष्ट था कि अगर वह उसे अपने आसपास ही रखता रहा तो वे केवल उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां से वापसी संभव नहीं होगी। अंत में वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वह भावनात्मक संकट में होगा जबकि लिलियन की भावनाएं भी आहत होंगी। इसलिए कार्तिक सब कुछ रोकना चाहता था क्योंकि ऐसा कुछ भी होने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन की व्यवस्था के तहत उनके छात्रावास के लोग सभा के लिए महिला छात्रावास की ओर जाने लगे। दूर से अर्जुन ने लिलियन के आसपास एक लड़के को घूमते हुए देखा। कार्तिक, मुझे लगता है कि वह लड़का उसे फिर से परेशान कर रहा है, समीर ने कार्तिक को चेतावनी दी। एक बार जब उसने लिलियन को अपनी तीखी आंखों से पहचान लिया। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कौन उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कार्तिक को लिलियन की दिशा में खींच लिया। जब वे थोड़ा और करीब आए तो तीनों लड़कों ने कार्तिक को उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। कार्तिक, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। जिस क्षण लिलियन ने कार्तिक को देखा उसकी भौहें एक बड़ी मुस्कान में बदल गईं। एक बच्चे की तरह वह उसके पास गई और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। टॉम, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुमसे कहा था कि अब मेरे आसपास मत घूमना, लेकिन तुम नहीं माने। अब क्या तुम खुश हो कि तुम उससे मिले हो? उसने उसे टॉम के करीब खींचा और जोर देकर कहा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है और हम कल रात एक होटल में भी गए थे। जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं उससे शादी करूंगी। क्या ये बात तुम्हारे पीछे हटने के लिए काफ़ी है? जैसे ही कार्तिक ने ये शब्द सुने वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे बिजली का एक बोल्ट उस पर टूट पड़ा हो। मैं उसके साथ होटल में कब गया या उसके साथ सोया? मैं कभी भी बेदाग नहीं निकल पाऊंगा। हड़बड़ाहट में उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि अदिति उसके आसपास कहीं नहीं थी, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। यहाँ तक कि उसकी बांह पर पकड़ भी कम घुटन भरी लग रही थी। इस बीच बाकी लड़के चौंक गए। क्या कार्तिक ने कल रात हमसे झूठ बोला जब उसने कहा कि उसने होटल का कमरा बुक नहीं किया है? क्या चल रहा है? टॉम ने कहा, अगर तुम अब कुंवारी नहीं रही तो भी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। कार्तिक को सिर से पैर तक देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी 100 से ज्यादा का नहीं है। मजाकिया लहजे में उसने शेखी बघारी, जब तक तुम मेरे साथ मिलजुल कर रहोगी मैं तुम्हें कोई भी ब्रांडेड चीज़ खरीद कर दे सकता हूँ। चाहे वह कपड़े हों, जूते हों या बैग, जब तक तुम नाम बताओगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अगर तुम इस बेचारे को चुनोगी तो तुम क्या खरीद पाओगी? टॉम भी एक आम आदमी था जो दूसरों को उनके दिखावे के आधार पर आंकता था। कार्तिक को सस्ते कपड़े पहने देखकर उसका अहंकार तुरंत बढ़ गया और वह कार्तिक का मजाक उड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि ऐसा करके वह लिलियन को प्रभावित कर सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर वह कार्तिक के साथ खत्म करती है तो उसे लगा कि यह उसका अपमान होगा, जैसे गोबर में फंसा हुआ फूल। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।